हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त जुगल शर्मा। राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखें। आपको जरूर यहां से कुछ ना कुछ एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, हिडाऊ मेरी रम्मत का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शंस हैं पंडित जसराज, पंडित रविशंकर, पंडित स्वर्गीय श्री जवाहरलाल पुरोहित जी, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा स्वर्गीय जवाहरलाल पुरोहित जी। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है रम्मत। रम्मत जो टर्म है ये लोकनाट्यों में पूछा जाता है क्वेश्चन। रम्मत बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? एक तो बीकानेर की प्रसिद्ध है और एक रम्मत हमारी प्रसिद्ध कहाँ की है? जैसलमेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, इन दो जगहों की रम्मत प्रसिद्ध है। रम्मत में बीकानेर के आचार्यों के चौक में की जाती है। बीकानेर में आचार्यों का चौक है एक जगह जहाँ पर रम्मत का आयोजन किया जाता है। ठीक है, रम्मत के बारे में और यदि हम बात करें तो एक स्वतंत्र बावनी रचना है तेज कवि की, वो भी पूछी जाती है। स्वतंत्र बावनी, स्वतंत्र बावनी किसकी रचना है? स्वतंत्र बावनी रचना है तेज कवि की। ठीक है, ये भी आपको याद रख के चलनी है। तो यहाँ पर हिडाऊ मेरी रम्मत में क्या आंसर हो जाएगा? स्वर्गीय जवाहरलाल पुरोहित जी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस शिलालेख में हुआ है? बसंतगढ़ शिलालेख, राज प्रशस्ति शिलालेख, चित्तौड़गढ़ शिलालेख, या फिर बयाना प्रशस्ति शिलालेख में? तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चित्तौड़गढ़ शिलालेख में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिला हुआ दिखता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा किला ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, जालौर, या फिर जैसलमेर? ऑप्शन क्या होगा? आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन। जैसलमेर का जो किला है वो ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक जो साका है उसमें केवल क्या होता है? उसमें केवल केसरिया होता है। उसमें केवल केसरिया होता है, ये आपको याद रखना है, जौहर नहीं होता है। बाकी हम बात करें तो राजस्थान का प्रथम शाखा कहाँ पर हुआ था? राजस्थान का प्रथम शाखा जो हुआ था वो उधर रणथंभौर में। राजस्थान का प्रथम जो शाखा हुआ था वो रणथंभौर में हुआ था। कब हुआ था? 1301 ईस्वी में हुआ था। और आक्रमण किसने किया था? आक्रमण किया था खिलजी ने। आक्रमण खिलजी ने किया था। और इस टाइम पर राजा कौन था? राजा था हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान इस टाइम पर राजा था। 1301 ईस्वी में खिलजी ने आक्रमण किया। उस टाइम पर हम्मीर के जो सेनापति थे रतिपाल थे, उन्होंने धोखा दिया था हम्मीर को, और उस टाइम पर खिलजी जीत गया था 1301 में। तब रणथंभौर में राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ। यदि हम राजस्थान की द्वितीय शाखा की बात करें तो राजस्थान का द्वितीय शाखा जो हुआ था वो हुआ चित्तौड़गढ़ में, और ये मेवाड़ का पहला शाखा कहलाता है। चित्तौड़गढ़ का जो शाखा है वो मेवाड़ का पहला शाखा कहलाता है। 1303 में हुआ था ये। और राजा कौन था? चित्तौड़गढ़ वाले जब शाखा हुआ था चित्तौड़ में, राजस्थान का दूसरा शाखा जब हुआ था तब राजा था रतन सिंह। क्वेश्चन आता है कि अंतिम गोहिल वंशीय शासक कौन था? तो रतन सिंह अंतिम गोहिल वंशीय शासक था। इसकी रानी का नाम था पद्मिनी। इसकी रानी का नाम पद्मिनी था। आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, उस पर बेस्ड वो मूवी थी, वो भी आपको याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही आक्रमण किया था पद्मिनी की सौंदर्यता को देखकर। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ढाई साके की बात करें तो जैसलमेर करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? संत दादू दयाल को, संत पीपा को, संत रामानंद को, या फिर संत लालदास को? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ठीक है, दादू दयाल जी की प्रमुख पीठ की बात करें तो इन्होंने दादूपंथी संप्रदाय की स्थापना करी। और प्रमुख पीठ की यदि हम बात करें तो नरैना जयपुर में इनकी प्रमुख पीठ है। नारायण भी कहते हैं इसको। दादूपंथी जो संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो अपने शव को ना तो जलाते हैं, शव को ना तो जलाते हैं और ना ही दफनाते हैं। और क्या करते हैं? सबको पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ देते हैं। पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, अलख दरीबा इनके दरबार को कहा जाता है। इनके 152 शिष्य थे, जिनमें से 52 शिष्य इनके 52 स्तंभ माने जाते हैं। 52 मेन शिष्य थे जिन्हें 52 स्तंभ भी कहा जाता है। इनके शिष्यों में गरीबदास जी का नाम आता है, सुंदरदास जी का नाम आता है। गरीबदास जी, सुंदरदास जी, मिस्किन दास जी, ये दादूपंथी संप्रदाय से संबंध रखते थे। दादू जी वही संत हैं जिन्होंने मान सिंह के साथ, मान सिंह के कहने पर अकबर से मुलाकात करी थी। कहाँ पर करी थी? फतेहपुर सीकरी में करी थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है
कि अकबर से किस संत ने मुलाकात करी थी? संत दादू दयाल जी ने करी थी। ये वैसे गुजरात के रहने वाले थे और राजस्थान में आकर रहने लग गए थे। इनकी जो बाद में जो शाखाएं, काफ़ी सारी शाखाएं हुई, नागा, विरक्त, ठीक है, खाकी, ये इनकी शाखाएं बाद में हो जाती हैं। इनकी जो बाणियाँ हैं वो दादू बाणी के नाम से प्रसिद्ध हैं। भाषा जो इन्होंने यूज करी थी अपने उपदेशों में वो ढूंढाड़ी भाषा करी थी, या फिर सदुक्कड़ी भाषा भी इसको कहा जाता है। ढूंढाड़ी या फिर सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग इन्होंने किया था। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला जो हमारा था वो था संत पीपा। संत पीपा जी के बारे में हम बात करें तो संत पीपा जी का बचपन का नाम था प्रताप सिंह। क्या था? प्रताप सिंह इनके बचपन का नाम था। ये जो हमारा गागरोन दुर्ग है झालावाड़ में, वहाँ के राजा थे। गागरोन दुर्ग में राजा थे, खींची वंश के राजा थे। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पर है? समदड़ी गांव बाड़मेर में प्रमुख मंदिर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समदड़ी गांव बाड़मेर में इनका प्रमुख पॉइंट है। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो टोडा रायसिंह टोंक में संत पीपा की गुफा है। कहाँ पर है? टोडा रायसिंह टोंक में संत पीपा की गुफा है। संत पीपा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सोडा गांव जयपुर में इनका जन्म हुआ था। सोडा गांव जयपुर में इनका जन्म होता है। ये भी आपको याद रखना है। दर्जी समुदाय के आराध्य देवता माने जाते हैं संत पीपा जी। दर्जी समुदाय के आराध्य देवता माने जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संत पीपा ने किस मुस्लिम सुल्तान के साथ युद्ध किया था? तो फिरोज शाह तुगलक के साथ युद्ध किया था इन्होंने। फिरोज शाह तुगलक के साथ संत पीपा ने युद्ध किया था और उनको हरा दिया था। ठीक है, इतना आपको पीपा के बारे में याद रख के चलना है। संत रामानंद की बात करें तो रामानंद जी हमारे यहाँ के हिंदी भाषा में सबसे उपदेश देने वाले प्रमुख वो थे, संत थे। ठीक है, इनके ही शिष्य माने जाते हैं। रामानंद जी के संत पीपा, संत धन्ना रामानंद जी के शिष्य ही माने जाते हैं। ठीक है, लालदास जी की बात करें तो लालदास जी हमारे मेवात जो जगह है, मेवात क्षेत्र जो है, वहाँ के संत माने जाते हैं। मेवात जो अलवर भरतपुर का क्षेत्र है, वहाँ के संत ये लालदास जी माने जाते हैं। ठीक है, तो चारों संत का मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्यमल मिश्रण ने राजस्थानी भाषा को किस नाम से अभिहित किया है? यानी कि राजस्थानी भाषा को सूर्यमल मिश्रण ने क्या कहा है? तो उन्होंने ऑप्शंस हैं मरुवाणी, मारवाड़ी, मरुभाषा या फिर राजस्थानी। तो मरुवाणी उन्होंने कहा है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूर्यमल मिश्रण की यदि हम बात करें तो ये बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि थे। बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इनकी अगर रचनाएं आपसे पूछ ले तो वीर सतसई इनकी प्रमुख रचना है सूर्यमल मिश्रण की। ठीक है, इसके अलावा वंश भास्कर इनकी प्रमुख रचना है। वंश भास्कर इनकी प्रमुख रचना है। इसके अलावा राम रंजाट इनकी प्रमुख रचना है सूर्यमल मिश्रण की, राम रंजाट। इसके अलावा राम रंजाट के अलावा बलवंत विलास इनकी प्रमुख रचना है। बलवंत विलास सूर्यमल मिश्रण की प्रमुख रचना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रख के चलनी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के भैरोड़ और कोटपुतली क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान के भैरोड़ और कोटपुतली क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है इसका अहीरवाटी बोली यहाँ पर बोली जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अहीरवाटी बोली की बात करें तो इसको राठ क्षेत्र में बोली जाने के कारण राठी बोली भी कहते हैं, अहीरवाटी बोली भी कहते हैं। ठीक है, कोटपुतली भैरोड़ क्षेत्र में यानी कि मेवात क्षेत्र में ये बोली जाती है। मेवात क्षेत्र में ये बोली जाती है, ये आपको याद रखना है। ढूंढाड़ी बोली की बात करें तो ढूंढाड़ी बोली जयपुर में बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियों में कौन कौन सी आती है? तोराबाटी ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियों में आती है तोराबाटी, जो कि जयपुर से और सीकर के बीच में तोराबाटी क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अलावा नागरचोल भी किस में आती है? ढूंढाड़ी की उपबोलियों में आती है नागरचोल, ये भी आपको याद रखिए। मेवाती की बात करें तो मेवात क्षेत्र में बोली जाती है मेवाती, कठेर मेवाती मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, बाकी दुर्ग नंगे हैं, एकमात्र यही दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है। यह कथन किस दुर्ग के लिए कहा गया है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर या फिर जालोर दुर्ग? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है कि बाकी दुर्ग सब नंगे हैं, एकमात्र यही दुर्ग है जो बख्तरबंद है, क्योंकि चारों तरफ ये किससे घिरा हुआ था? घने वनों से घिरा हुआ था, घने जंगलों से घिरा हुआ था रणथंभौर दुर्ग। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग में एक तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जोगी महल कहाँ स्थित है? जोगी महल, सुपारी महल, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? इसके अलावा कुत्ते की छतरी कहाँ पर स्थित है? ये भी पूछी जाती है। ठीक है, तो ये रणथंभौर दुर्ग में ही सारी चीजें स्थित हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो चित्रांग मौर्य ने इसकी स्थापना करवाई थी। चित्रांग मौर्य ने बनवाया था। ये गंभीरी और बेड़स नदी के किनारे पर स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो कुंभा ने बनवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, उदय सिंह ने शरण ली थी। जालौर दुर्ग की बात करें तो जालौर दुर्ग का निर्माण परमार शासकों ने करवाया था, ये आपको याद रख के चलना है।
जालौर पर चौहान वंश का शासन रहा है, वो भी आपको याद रख के चलना है। राजस्थान में जैनों का प्रसिद्ध श्वेतांबर जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोटा, रणकपुर, बोरखेड़ा या फिर आबू रोड? क्या हो जाएगा आंसर? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन। राजस्थान में जैनों का प्रसिद्ध श्वेतांबर जैन मंदिर रणकपुर में स्थित है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसे 1444 खंभों वाला मंदिर भी कहते हैं, 1444 खंभों वाला मंदिर भी कहते हैं। ये आदिनाथ को समर्पित मंदिर है, आदिनाथ को समर्पित मंदिर है, ये आपको याद रखना है। स्तंभों का वन की संज्ञा किसको दी गई है? रणकपुर जैन मंदिर को दी गई है। चारों दिशाओं में इस मंदिर का आदिनाथ जी की मूर्ति लगी हुई है, ये आपको याद रख के चलना है। ठीक है, इसके शिल्पी, इसे बनवाया किसने था? इसे बनवाया था धरणक शाह ने। कुंभा के मंत्री थे धरणक शाह, उन्होंने ये बनवाया था। शिल्पी थे इसके देपाक। शिल्पी कौन थे? देपाक शिल्पी थे, ये आपको याद रख के चलना है। नलिनी गुम्म विमान की संज्ञा भी इसको दी गई है। त्रिलोक दीपक की संज्ञा भी रणकपुर जैन मंदिर को दी गई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आरसी भंडारी, एसके घोष, एससी त्रिपाठी, एमएम वर्मा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। एसके घोष राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। बी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक की रचना किसने करी थी? मुणोत नैणसी, सागरमल गोपा, माणिक्यलाल वर्मा, अर्जुनलाल सेठी? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सागरमल गोपा ने जैसलमेर का गुंडाराज इस पुस्तक की रचना करी थी। ठीक है, सागरमल गोपा को 1946 में जेल में जला दिया गया था, जेल में ही जला दिया गया था, जेल में जला दिया गया था, यह आपको याद रख के चलना है। मुणोत नैणसी की बात करें तो इनकी एक प्रमुख रचना है मुणोत नैणसी ख्यात, जिसमें मारवाड़ के राठौड़ राजाओं का वर्णन मिलता है। मारवाड़ के राठौड़ राजाओं का वर्णन इसमें मिलता है। माणिक्यलाल वर्मा की बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा ने 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करी थी। बिजोलिया किसान आंदोलन में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री भी बनाए गए थे, तीसरे चरण में प्रधानमंत्री बनाए गए थे। अर्जुनलाल सेठी की बात करें तो अर्जुनलाल सेठी ने जयपुर में वर्धमान विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, वर्धमान विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, यह आपको याद रख के चलना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में स्थित किस बांध की बनावट जहाज जैसी है? जवाई बांध, बारेठा बांध, माही बजाज सागर बांध, कोटा बैराज? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा माही बजाज सागर बांध की जो बनावट है वो कैसी है? जहाज जैसी है। ठीक है, माही बजाज सागर जो बांध है वो बांसवाड़ा के आसपास के जो क्षेत्र है उसमें सिंचाई के लिए माही नदी से पानी उपलब्ध करवाता है। माही नदी यू आकार की नदी है, यू आकार की नदी है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। ठीक है, बांसवाड़ा के खांदू गांव से प्रवेश करती है, बांसवाड़ा के खांदू गांव से प्रवेश करती है ये। चंबल और माही ये 2 बारहमासी नदियां हैं राजस्थान में अगर बोला जाए तो। वैसे चंबल है, बाकी माही नदी को कांठल की गंगा कहते हैं। कांठल किस क्षेत्र को बोला जाता है? प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को कांठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है। माही नदी से राजस्थान को बिजली भी मिलती है, ये भी आपको याद रख के चलना है। जवाई बांध की बात करें तो जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ये उम्मेद सिंह ने बनवाया था, कहाँ पर? जोधपुर में बनवाया था। बारेठा की बात करें तो बंद बारेठा बांध भरतपुर में है, ये भी आपको याद रखना है। कोटा बैराज की बात करें तो कोटा बैराज राजस्थान में कैचमेंट एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है, कैचमेंट एरिया इसका सबसे बड़ा है। यहाँ से 8 नहरें निकाली गई हैं, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, तो जहाज जैसी आकृति किसकी हो जाएगी? माही बजाज सागर की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस बांध को अजमेर जिले का समुद्र कहा जाता है? मेजा बांध, जवाई बांध, बिसलपुर या फिर नारायण सागर बांध? तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा? अजमेर जिले का समुद्र किसे कहा जाता है? अजमेर जिले का समुद्र कहा जाता है हमारा बीसलपुर बांध को, अजमेर जिले का समुद्र कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा मुद्रा पर आदि वराह की उपाधि उत्कीर्ण करवाई गई थी? मिहिरभोज प्रथम, मिहिरभोज द्वितीय, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नागभट्ट द्वितीय के द्वारा आदि वराह की उपाधि धारण करवाई गई थी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमारा डिस्कस किया था हमने, किस बांध को अजमेर जिले का समुद्र कहा जाता है, तो इसमें हमारा नारायण सागर बांध करेक्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक अजमेर जिले के बारे में पूछा है।
बीसलपुर की बात करें तो बीसलपुर तो हमारा टोंक में स्थित है, आप सभी को पता होगा। किस नदी पर है ये? बनास नदी पर है। राजस्थान के जयपुर, अजमेर, दौसा, सवाई, इन जिलों को पानी भेजा जाता है यहाँ से, ठीक है। मेजा बांध कहाँ पर है? मेजा बांध भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी पर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अजमेर जिले का समुद्र नारायण सागर बांध को कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रख के चलना, कंफ्यूज नहीं होना है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ पर मैंने बताई दिया कि आदि बरा की उपाधि उत्कीर्ण किसके द्वारा करवाई गई थी मुद्रा पर? नागभट्ट द्वितीय के द्वारा करवाई गई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बीकानेर में प्रतिनिधि सभा का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया था? महाराजा गंगा सिंह, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री। तो बीकानेर की बात करें तो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा। जो महाराजा गंगा सिंह है इन्होंने गंगा नहर भी बनवाई। नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष भी रहे थे, नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष भी रहे थे ये, ठीक है। विजय सिंह पथिक की बात करें तो विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम भूप सिंह है, ये आपको याद रखना है। बिजोलिया किसान आंदोलन में इन्होंने 1916 में पार्टिसिपेट किया था साधु सीताराम दास के आग्रह पर। रास बिहारी बोस के कहने पर ये 1915 में राजस्थान आए थे। वैसे ये कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के रहने वाले हैं। विजय सिंह पथिक ने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी। राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान समाचार पत्र इन्होंने निकाले थे। विजय सिंह पथिक ने ही प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को फेमस किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक अहिंसात्मक आंदोलन था, 44 वर्षों तक चला था। बिजोलिया किसान आंदोलन में 2 कर प्रसिद्ध हैं, एक तो चबरी कर प्रसिद्ध है और एक तलवार बनाई कर प्रसिद्ध है। राव कृष्ण सिंह और पृथ्वी सिंह, ये 2 नाम याद आते हैं। कृष्ण सिंह ने चबरी कर लगाया था, पृथ्वी सिंह ने तलवार बनाई कर लगाया था। विजय सिंह पथिक 1917 में इस आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना भी करी थी। विजय सिंह पथिक ने कौन सी सभा की स्थापना करी थी? विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना करी थी। विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना करी थी, ठीक है। वो भी आपको याद रख के चलना है। जयनारायण व्यास की बात करें तो जयनारायण व्यास की जो प्रमुख पुस्तिका है वो है आगी बाण और पीप। आगी बाण और पीप इनकी प्रमुख पुस्तिका है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान के सबसे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, ये भी आपको याद रख के चलना है। हीरालाल शास्त्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री राजस्थान के 4थे चरण में मुख्यमंत्री बनाए गए थे, 4थे चरण में प्रधानमंत्री बनाए गए थे, ये आपको याद रखना है। राजस्थान के एकीकरण के 4थे चरण में प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। राष्ट्रीय मरु उद्यान का दूसरा नाम क्या है? जीवाश्म पार्क, माचिया सफारी पार्क, नाहरगढ़ अभ्यारण्य या फिर ताल छापर मृग अभ्यारण्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाश्म पार्क। राष्ट्रीय मरु उद्यान में क्या है? आकलवुड जीवाश्म पार्क स्थित है, ये आपको याद रख चलना है। क्या है? आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है, ये आपको याद रख के चलना है राष्ट्रीय मरु उद्यान के बारे में, ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वो जैसलमेर जिले से 40 किलोमीटर दूर है। ये राज्य का सबसे बड़ा उद्यान है। इसका क्षेत्रफल की हम बात करें तो 3162 वर्ग किलोमीटर है। 3162 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। थार मरुस्थल में ये फैला हुआ है। यहाँ पर डायनासोर के अवशेष भी मिले हैं, ये आपको याद रख के चलना है। माचिया सफारी पार्क की बात करें तो माचिया सफारी पार्क कायलाना झील के पास कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है माचिया सफारी पार्क, ठीक है। अगर हम बात करें नाहरगढ़ अभ्यारण्य की तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? जयपुर में है, ये आपको याद रख के चलना है। ये जो अभ्यारण्य है राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये जैसलमेर में बाड़मेर जिले में फैला हुआ है। जैसलमेर और बाड़मेर जिले में ये फैला हुआ है, बीकानेर मत कर देना। कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है? जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। ताल छापर अभ्यारण्य की बात करें, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में है, उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1857 की क्रांति के किस ठिकाने से अंग्रेजों को सर्वाधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? ऑप्शन है आउवा, जोधपुर, जयपुर या फिर मेवात। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आउवा, जोधपुर, जयपुर या मेवात। किस ठिकाने से अंग्रेजों को सर्वाधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? जल्दी से आंसर बताइए। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आउवा से सर्वाधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने काफ़ी प्रतिरोध किया था। 2 युद्ध लड़े थे। बिथोड़ा का युद्ध इन्होंने लड़ा था, ठीक है। बिथोड़ा का युद्ध लड़ा था। चेलाबास का युद्ध इन्होंने लड़ा था। चेलाबास का युद्ध इन्होंने लड़ा था। तो आउवा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम किस अभिलेख शिलालेख में गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है? एहोल, भाबरू, कलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुर्जर जाति का उल्लेख। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? गुर्जर जाति का उल्लेख किस शिलालेख से मिलता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एहोल अभिलेख से गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, ठीक है। बाण जो हैं उनके हर्षचरित में भी गुर्जरों का उल्लेख मिलता है।
तो एहोल अभिलेख ए ऑप्शन यहाँ पर। भाब्रू की बात करें तो भाब्रू मिला था 1837 में। किसको मिला था? कैप्टन बर्ड को मिला था। कहाँ मिला था? बैराट सभ्यता की जब खोज करी गई थी वहाँ पर मिला था। बैराट सभ्यता जयपुर में है, बाणगंगा नदी के किनारे पर, दयाराम साहनी ने खोज करी थी। नागभट्ट को किस प्रशस्ति में मलेच्छों का नाशक कहा गया है? बयाना, ग्वालियर, राज प्रशस्ति, कुंभा प्रशस्ति। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर प्रशस्ति में। नागभट्ट को ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों का नाशक कहा गया है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान का वह मंदिर जिसकी नींव में पानी की जगह घी का प्रयोग हुआ है, तो वो है हमारा भांडासर के जैन मंदिरों में पानी की जगह घी का प्रयोग हुआ है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में जैन वर्धमान पाठशाला और जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन किसने किया? तो यह अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया था कि अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में जैन वर्धमान पाठशाला और जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन किया था। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो अगर आपको ये 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ।